जैसा कि हम लोगों ने श्वसन के बारे में थोड़ी चीज़ें जान ली है, अब क्या करेंगे उसके आगे चीज़ें जानेंगे। तो बात करें हम पहले क्या सीखेंगे, पहले सीखेंगे श्वसन अंग। तो हम पहले बात करेंगे कि श्वसन अंग क्या होता है, श्वसन का कार्य क्या होता है और श्वसन अंग किसे कहते हैं। तो श्वसन अंग की अगर बात किया जाए तो श्वसन का जो कार्य करता है, यानी श्वसन का जो मुख्य रूप से भाग है जो श्वसन कार्य करता है उसको कहते हैं श्वसन अंग। जैसे बात किया जाए स्तनधारी की, इसमें स्तनधारी का जो श्वसन अंग है वो कौन है, फेफड़ा। फेफड़ा मतलब लंग, यानी श्वासन लेते हैं, श्वासन अगर करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो खींचने का कार्य कौन कर रहा है, यानी बाहर से ऑक्सीजन कौन ले रहा है, जो ऑक्सीजन ले रहा है उसको क्या कहेंगे, श्वसन अंग। तो देखा जाए स्तनधारियों में कौन है, फेफड़ा श्वसन अंग है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। अब हम ये जानेंगे स्तनधारी क्या होता है, यानी स्तनधारी क्या होता है। स्तनधारी का मतलब क्या है, जिसमें स्तन पाए जाते हैं, जो क्या कराते हैं, स्तन के माध्यम से क्या कराते हैं, तो स्तन के माध्यम से महिला क्या कहते हैं, दूध पान कराती हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि महिलाएं स्तनधारी कहलाएंगी लेकिन पुरुष नहीं कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए महिलाओं में भी स्तन पाए जाते हैं और पुरुषों में भी पाए जाते हैं, दोनों में स्तन पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, दोनों को स्तनधारी कहा जाता है। बैल हो या गाय हो, भैंस हो या भैंसा हो, बकरी हो या बकरा हो, सब में स्तन पाए जाते हैं, दोनों में स्तन पाए जाते हैं, तो दोनों को स्तनधारी कहा जाता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि जो फीमेल होते हैं, फीमेल में ये विकसित होते हैं, यानी स्तन विकसित होते हैं, और जो मेल होते हैं तो मेल में स्तन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, इसलिए आभास नहीं होता है। तो क्या आप लोग समझ गए होंगे स्तनधारी किसे कहते हैं। तो स्तनधारियों में कौन होता है, फेफड़ा। अगर दूसरी बात करें कीट, तो कीट में जो श्वसन अंग कौन है, वो है श्वास नली, यानी जो कीट है किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, तो वो करते हैं श्वास नली के माध्यम से, और स्तनधारी जो है वो करते हैं फेफड़े के माध्यम से श्वसन। अगली बात की जाए जलीय जीव, तो जलीय जीव की मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए मछली। तो मछली किस अंग से श्वसन करती है, तो जो मछली है वो श्वसन करती है गिल्स से। गिल्स मतलब गलफड़े, क्या होता है, गलफड़े से ऑक्सीजन को खींचती है। तो ये चीज हमने समझ लिया कि श्वसन अंग कौन होता है, वो हमारा मेन जो उद्देश्य है, किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम मेन उद्देश्य फेफड़ा। हम स्तनधारी के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, फेफड़ा। तो फेफड़ा को मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, और बाकी अगर ध्यान नहीं रखते तो भी काम चलेगा। तो इसमें आगे क्या है, आगे है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास इंग्लिश कहते हैं ब्रीथिंग, क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। तो श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या है, श्वासोच्छ्वास का मतलब यह है कि ऑक्सीजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना, उसके पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, यही श्वासोच्छ्वास क्या है, बाहर वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल देना, क्या कहलाता है, वो कहलाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास चलता है। श्वासोच्छ्वास के देखा जाए तो ये दो भाग है, कितने भाग है, दो। श्वासोच्छ्वास में क्या हो रहा है, दो क्रियाएं हो रही है, एक तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं और क्या रहे हैं, और दूसरा ये हो रहा है कि शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। यानी जब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लिया जाता है उसको कहते हैं निश्वसन, क्या कहते हैं, निश्वसन। जब हम वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निश्वसन, निश्वसन कहते हैं। और अंदर का मतलब क्या होता है, इन। बाहर का मतलब क्या होता है, आउट। अंदर का मतलब क्या हुआ, इन। तो इन से क्या बना है, इनकम हो गया अंदर, इंस्पिरेशन मतलब हो गया श्वसन। यानी ऐसा श्वसन जिसमें क्या शरीर ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले रहे हैं उसको क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन। निश्वसन को इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन। और हमने शरीर के अंदर ऑक्सीजन तो ले लिया, उसके पश्चात क्या होता है, कुछ देर बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जो शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, शरीर के बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, निश्वसन। अंतर बस थोड़ा सा है, इसमें केवल निश्वसन है, इसमें दो बिंदियां लगा दिया गया है, दो बिंदियां लगा दिया गया तो इसका अर्थ उल्टा हो गया। यहाँ क्या था, शरीर के अंदर लेना, तो शरीर के अंदर क्या लेते हैं, शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। फिर क्या है, शरीर के बाहर निकालना, शरीर के बाहर निकालना, शरीर के बाहर हम लोग क्या निकालते हैं, शरीर के बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो शरीर के अंदर जब ग्रहण कर रहे हैं क्या हो जाएगा, निश्वसन। निश्वसन को इंग्लिश कहते हैं इंस्पिरेशन। और शरीर के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं तो इसको कहते हैं निश्वसन। बस अंतर थोड़ा सा है, यहाँ पर बिंदी लगी हुई, यहाँ पर बिंदी नहीं है। ये इसका मतलब क्या हो, बाहर निकालना।
इसकी इंग्लिश क्या होगा, इसकी इंग्लिश हो जाए एक्सपीरेशन। क्या होगा, एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, निःश्वासन, यानी शरीर के बाहर निकालना। अगर हम बात किया जाए तो हम लोग जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जब वायु शरीर के अंदर लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं। जब हम लोगों ने क्या किया, वातावरण से वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है, दूसरा क्या है, उसमें ऑक्सीजन होती है, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो हमारे वातावरण में क्या है, हमारे वातावरण में सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है गैस की वो है नाइट्रोजन। कौन सी, नाइट्रोजन गैस। तो हमारे वातावरण में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है, 78%। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी होती है, वो होती है 21%। और तीसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03%। तो देखा जाए जो हम लोग श्वसन के अंतर्गत वायु को शरीर के अंदर ले रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जब हम लोग इतनी तो शरीर के अंदर ग्रहण कर लिए, उसके पश्चात क्या करते हैं, शरीर के बाहर निकालते हैं कुछ गैसें। तो कौन है, जब शरीर के बाहर निकालते हैं तो क्या क्या निकालते हैं, उसमें निकालते हैं नाइट्रोजन। कितना निकालते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने निकाल देते हैं, 78%। क्या हुआ, हमने 78% शरीर के अंदर ग्रहण किया, और 78% का पूरा पूरा भाग हम लोग क्या करते हैं, शरीर के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में नाइट्रोजन का कोई विशेष कार्य नहीं होता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो 21% ग्रहण करते हैं, लेकिन हम लोग निकालते कितना है, 17% गैस को केवल निकालते हैं। बाकी क्या हुआ, 4%। कितनी, 4% जो है उसको शरीर यूज कर लेता है। कितना यूज करता है, 4%। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को तो 0.03% ग्रहण किया गया था, लेकिन निकाला कितना गया है, 4%। 4% निकाला गया। यहाँ पे कितना, 4% समझ लो एक्स्ट्रा निकाल दिया गया था। कितना, 0.03 था, निकाला कितना है, 4%। तो हम लोग देख लिया कितना हम लोग शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उसमें क्या मात्रा होती है, जो निकालते हैं उसमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला देखा जाए तो श्वासोच्छ्वास का मतलब होता क्या है, जो श्वासोच्छ्वास है तो किस चीज से मिलकर बना है, एक निश्वासन और प्लस निश्वासन, दोनों को जब मिला देते हैं तब श्वासोच्छ्वास होता है। जैसे निश्वासन का मतलब क्या हुआ, शरीर के अंदर ग्रहण करना, और निश्वासन का मतलब शरीर के बाहर निकालना। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेना और शरीर के अंदर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे, चलिए इसको बताते हैं। तो देखा जाए क्या है, तो लिखा है श्वसन वह प्रक्रम है, श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें क्या करते हैं, भोजन के ऑक्सीकरण के लिए। भोजन का मतलब क्या हुआ, हमने भोजन ग्रहण किया है, उससे उसका पाचन होकर क्या मिलता है, ग्लूकोज। तो भोजन का अर्थ किससे है, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से अर्थ, तो भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु, यानी वातावरण से हम लोग क्या करते हैं, वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं। तो ऐसी वायु ग्रहण करना है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। क्या करते हैं, ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऐसी वायु क्या करते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो देखो क्या है, श्वसन वह प्रक्रम जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, वो कहलाता है निश्वसन। क्या कहलाता है, निश्वसन। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन हमारे आती है तो क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होता है। ग्लूकोज का जब दहन होता है उससे क्या मिलता है, हमको ऊर्जा मिलती है। तो वही लिखा है, ऊर्जा मुक्त होती है। और जब ऊर्जा मुक्त होती है, इस ऑक्सीकरण के दौरान जब ऊर्जा मुक्त होती है उसके साथ में क्या होता है, जब ग्लूकोज का दहन हुआ तो ऊर्जा मिलती है, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। तो वही लिखा है कि इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जब शरीर के बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं निश्वसन। और इन दोनों यानी इस प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास मतलब क्या हुआ, निश्वसन और निश्वसन दोनों को जब मिला करके हम बात करेंगे उसको क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास। तो हमने क्या किया, श्वसन के बारे में इतनी चीजें पढ़ लिया है, इतना आप स्क्रीनशॉट करिए, बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ जाएंगे। अच्छा, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के अंग। तो श्वसन तंत्र के अंग का मतलब देखा जाए कौन कौन से अंग होते हैं। तो पहला क्या है, श्वसन मार्ग। जैसा कि हम लोगों ने पाचन तंत्र में पढ़ा था, आहार नाल। आहार नाल का मतलब क्या था, जहां से भोजन प्रवेश करता है वहां से लेकर के अंत तक का भाग आहार नाल कहलाता है। जिसे मुख से प्रवेश किया और कहाँ निकला था, गुदा द्वार। यानी आहार नल कहाँ से कहाँ तक था,
तो आहार नाल मुख से लेकर के गुदाद्वार तक था। उसी प्रकार जो श्वसन मार्ग है कहाँ से लेकर है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक का जो मार्ग है उसको क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग। जैसे वायु जिस मार्ग से होकर जाती है श्वसन मार्ग कहते हैं। जिस मार्ग से होकर के हमारे फेफड़े तो जाती है, उस पूरे मार्ग को क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। देखिए श्वसन मार्ग के भाग कौन कौन से होते हैं। एक भाग है नासा छिद्र, दूसरा है नासा का पार्ट, तीसरा है पैरिक ग्रसनी और चौथा लैरिक्स स्वर तंत्र। अगला क्या है, ट्रेकिया श्वास नली, उसका क्या है श्वसनिकाएं, फिर क्या है ब्रोंक्यूलस, अगला क्या है कोर्टिका, इतने अंग, और अगला क्या है लंग्स। तो पहले क्या पढ़ेंगे नासा क्षेत्र। नासा क्षेत्र मतलब क्या, जब हम लोग क्या करते हैं बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं किस माध्यम से करते हैं, तो हम लोग दो माध्यम से करते हैं। ये तो हम लोग मुख से सांस ग्रहण करेंगे या तो करेंगे नाक से। किससे, नाक से। नाक में दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नासा छिद्र। तो अगर हम देखें अगर ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं तो मुख से भी ग्रहण हो जाएगी और नासा छिद्र से भी हो जाएगी। रास्ता तो दोनों है, लेकिन जो मुख से ग्रहण किया जाता है रास्ता सही नहीं है, जो नाक से ग्रहण किया जाता है ये एक अच्छा रास्ता माना जाता है। क्योंकि नाक छिद्र में क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में अगर धूल कण होते हैं तो क्या होते हैं, इस नासा छिद्र में फंस जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। अगर वही अगर मुख द्वारा हम लोग सांस लें तो क्या होगा, वो सीधे धुलकर सीधे चले जाते हैं अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है कि नाक के द्वारा श्वसन यानी सांस लेना अच्छा माना जाता है। तो पहला क्या है नासा छिद्र। नासा छिद्र में क्या है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कहाँ से, नाक के माध्यम से। तो नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जिसे कहते हैं रोम। तो रोम क्या करते हैं, धूल कण या कंकड़ पत्थर क्या करते हैं वहीं पे रोक देते हैं। बाल क्या करते हैं वहां पे रोक देते हैं, और जो फ्रेश वायु कहाँ जाती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद कहाँ पड़ती है, नासा कपाट। नासा कपाट यहाँ पे होता है। तो जो धूल कण यहाँ पर नहीं छन पाए हैं, यहाँ पे बाल में नहीं फंस पाए हैं, क्या जाते हैं आगे यहाँ पर नासा कपाट में, वहां पर जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, इसमें एक श्लेष्मा निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको कहते हैं श्लेष्मा। वो क्या करता है, जो धूल कण को चिपका देता है। क्या कर देता है, चिपका देता है। उसके पश्चात कुछ दिन तक लगा रहता है। उसके बाद क्या होता है, काला काला पदार्थ निकलता है। उसको देहात भाषा में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नकटी। नकटी तो कैसे बना, धूल कण गया, वहां पे चिपचिपा पदार्थ था श्लेष्मा, वो क्या किया, इसको चिपका दिया पत्थर बन गया। उसके बाद क्या, उस बाहर निकल जाता है। उसके पश्चात कहाँ पहुंचता है, ग्रसनी पहुंचता है। ग्रसनी क्या है, अंदर जो मुंह खोलो देखो दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी से क्या होता है, ग्रसनी से भोजन भी जाता है, उसी मार्ग से सांस भी जाता है। अगर मुंह खोलेंगे तो दो बड़े छिद्र दिखाई देते हैं, तो क्या कहते हैं, वो ग्रसनी। इसके माध्यम से क्या होता है, भोजन भी जाता है और सांस भी उसी रास्ते जाता है। उस अगला क्या है, लैरिक्स। लैरिक्स मतलब स्वर तंत्र। स्वर तंत्र क्या करता है, आवाज को उत्पन्न करता है। जैसे इसको बात किया जाए, इसको अगर हम दबा दे तो क्या होगा, आवाज दूसरे जैसे निकलने लगती है। अगर खुला है तो आवाज दूसरे जैसी है। तो देखा जाए लैरिक्स का मेन कार्य क्या है, उसका लैरिक्स का मेन कार्य है आवाज को उत्पन्न करना। उसके आगे आता है क्या है, ट्रेकिया। ये क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या करता है, आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है। क्या कहता है, दो भागों में ट्रेकिया आया। यहाँ से क्या था, दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। जब दो भागों में बढ़ जाती है तो एक भाग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रोकिया। क्या कहते हैं, ब्रोकिया। ब्रोकिया हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसनली। अरे श्वसनिकाएं, किसको क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। उसके पश्चात ये जाकर के फिर क्या होती है, फिर आगे बढ़ जाती है। जब आगे फिर ये बढ़ जाती है, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूलस। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलस। जो ब्रोंक्यूलस के आगे जो गुब्बारे नुमा संरचना उभरी हुई दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं, कोपिका। क्या कहते हैं, कोपिका कहते हैं। और कोपिका ही क्या होती है, जो कोपिका है तो एक क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई किसकी, फेफड़े की। ये क्या है, फेफड़ा है। ये क्या है, लंग्स। जो लंग्स की जो बात करें, ये कोपिका है, तो कोपिका क्या होती है, लंग्स की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। लंग्स में जो क्रिया हो रही है किसके माध्यम से होती है, वो होती है कोपिका के माध्यम से है। तो कोपिका कार्य क्या है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और या जो ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, वो होता है कोपिका के द्वारा ही होता है। तो कोपिका को देखा जाए क्या है, तो कोपिका जो है तो फेफड़े की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अगला बात किया जाए कि अगला क्या है, लंग्स। लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं, फेफड़ा। तो फेफड़े की बात किया जाए तो फेफड़े की जो संख्या होती है, संख्या दो होती है। एक ये हो गया, एक ये। कितने फेफड़े की संख्या कितनी होती है, तो फेफड़े की संख्या दो होती है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। और जो फेफड़ा क्या है, फेफड़ा की जो संरचना होती है स्पंजीनुमा होती है। स्पंजीनुमा क्या होता है, सोक्ता देखे हैं, सोक्ता को दबा दिया जाए क्या होता है,
निचुड़ जाता है कोई भी, उसको भी छोड़ दे तो क्या होता है, अपने स्थान पे रहता है। तो ये स्पंजी नुमा संरचना होता है, जो कैसा होता है, स्पंजी नुमा होता है, बहुत ही नाजुक होता है। क्या होता है, बहुत ही नाजुक होता है। इसके लिए सुरक्षा के लिए क्या होता है, सुरक्षा के लिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। तो प्लूरा मेम्ब्रेन क्या करती है, फेफड़े की सुरक्षा करता है, क्योंकि ये बहुत नाजुक है, जिसपे बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, स्पंजीनुमा संरचना होती है, और इसमें क्या होती है, इसमें कोशिकाएं भरी होती हैं। तो ये होता है फेफड़े का, और फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है, निकली जाती है। तो ये किसके माध्यम से होता है, तो ये होता है मेन कार्य जो होता है डायफ्राम के द्वारा होता है। जो ऑक्सीजन को ग्रहण करना और बाहर निकालना ये किसके द्वारा होता है, ये होता है डायफ्राम के द्वारा। अगर डायफ्राम काम ना करे तो फेफड़ा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, मल्टी डायफ्राम है। हमको जब सांस लेना होगा तो क्या हो, डायफ्राम नीचे चला जाता है। जब डायफ्राम नीचे चला जाता है तो जो इसका क्षेत्रफल है क्या बढ़ जाता है, क्या है, मानो डायफ्राम नीचे चला गया, जब नीचे चला गया तो बीच की जगह क्या होगा, तो ये भी नीचे की तरफ बढ़ेगा। जब ये फेफड़ा नीचे की तरफ बढ़ेगा तो इसमें जगह ज्यादा हो जाती है, क्या जाती है, जगह ज्यादा हो जाती है। जब जगह ज्यादा हो जाती है तो बाहर की जो ऑक्सीजन होती है इसमें प्रवेश कर जाती है, क्या होती है, प्रवेश कर जाती है। जब इसमें प्रवेश हो गई उसके पश्चात क्या हुआ, ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड चला गया, ब्लड ऑक्सीजन को ले लिया, क्या किया, ऑक्सीजन को ब्लड ने अपने साथ ले लिया और ले जाकर के दे दिया किसको, कोशिका को। कोशिका में क्या पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है। जो कोशिका में माइटोकांड्रिया होती वहां पर क्या होगा, ग्लूकोज का दहन होगा, उससे क्या मिलेगा, कोशिका को ऊर्जा मिलेगी। जो ऊर्जा मिलेगी उसके साथ साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या करेगा, कोशिका से ला करके फेफड़े में डाल देगा। फेफड़े में क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ला कर डाल देगा। तो फिर फेफड़ा क्या कहेगा, फेफड़ा कहेगा डायफ्राम, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, तो क्या करेगा, फिर धड़ाम से ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। जब ऊपर की तरफ धक्का मारता है तब क्या हो जाता है, इसकी जगह कम हो जाती है। जब जगह कम हो जाती है तो क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसी के रास्ते बाहर निकल जाती है, क्या होती है, इसी के रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। फिर यही होता है, जहाँ ग्रहण करना होता है डायफ्राम नीचे जाता है, इसमें जगह हो जाती है तो ऑक्सीजन आ जाती है अंदर। फिर ये धक्का ऊपर की तरफ मारता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ऐसे जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, तो मेन कार्य कौन कर रहा है, डायफ्राम। तो डायफ्राम कार्य ना करे तो कोशिका नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे देखो ट्रेकिया में कुछ क्या होते हैं, तो ट्रेकिया में देखो क्या होते हैं, सी आकार के कुछ संरचनाएं पाई जाती है। क्या होती है, ट्रेकिया में सी आकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती है, कुछ छल्ले पड़े होते हैं इसमें। ट्रेकिया में सी आकार के कुछ छल्ले पड़े होते हैं। तो छल्ले क्या करते हैं, तो छल्ले इन दोनों को चिपकने से बचाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब ऑक्सीजन ना आए तो आपस में चिपक जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होते हैं, सी आकार के छल्ले लगे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको चिपकने से रोकते हैं। उसके बाद आगे देखा जाए तो इसमें होता है एक इसमें एक ढक्कन पाया जाता है। क्या होता है, यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है, यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है यहाँ पे, तो क्या कहते हैं, इपिग्लोटिक्स ढक्कन। क्या कहते हैं, इपिग्लोटिक्स ढक्कन। यहाँ पर ढक्कन पाया जाता है, उसको कहते हैं इपिग्लोटिक्स ढक्कन। ढक्कन क्या करता है, इधर मान लेते हैं फूड का रास्ता है, इधर क्या है, वायु का मार्ग है। इधर वायु को इधर आना है, भोजन को इधर जाना है। तो ये जो एपिग्लोटिक ढक्कन होता है तो ये क्या करता है, भोजन को इधर भेजने का कार्य करता है और वायु को इधर भेजने का कार्य करता है। अगर भोजन आ रहा होगा तो इधर आ जाएगा, इधर की रास्ता बंद कर देगा, इधर भोजन चला आएगा। अच्छा ऑक्सीजन आ रही होगी तो क्या करेगा, इधर की रास्ता बंद कर देता है, इधर की रास्ता खोल देता है, तो इधर ऑक्सीजन चली जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग खाना खा रहे होते हैं, हम मन में पता नहीं क्या सोचा करते हैं, मन में हम कुछ अलग ही सोचा करते हैं। तो क्या होता है, भोजन आ रहा होता है तो ये समझ नहीं पाता है कि भोजन है कि वायु है। क्या ये नहीं समझ पाता है कि भोजन है कि वायु है। और मस्तिष्क से पूछता है, मस्तिष्क बताओ ये क्या है, भोजन आ रहा है कि ऑक्सीजन आ रहा है। लेकिन मस्तिष्क क्या है, दूसरी जगह किसी के व्यस्त है, किसी के अंदर खोया रहता है। तो क्या करता है, ये नहीं समझ पाता है। तो ये आ रही होती है भोजन, तो ये नहीं समझ पाता है भोजन है, तो क्या करता है, इधर लग जाता है, वो समझता है कि वायु होगी। जब वायु की तरफ इधर आने लगता है भोजन, जब भोजन इधर आने लगता है तो फेफड़ा कहता है, अरे इधर कौन आ रहा है, इधर तो भोजन आ रहा है।
क्या कहता है, इधर तो भोजन आ रहा है, तो क्या करता है, फेफड़ा फिर धड़ाम से धक्का मारता है ऊपर की तरफ। क्या करता है, फिर धड़ाम से ऊपर की तरफ धक्का मारता है। जब ऊपर की तरफ धक्का मारता है तो हमें क्या होती है, हिचकी ऐसे महसूस होती है। क्या होती है, हिचकी ऐसे महसूस होती है। और अचानक भोजन क्या होता है, इस रास्ते से धक्का मारता है तो ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आ जाता है इसलिए हमको हिचकी महसूस होती है। तो ये सब था हमारा श्वसन तंत्र का भाग। श्वसन तंत्र हमने पढ़ लिया, श्वसन खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे, आगे का जो टॉपिक है आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।